स्टूडेंट्स, कार्बन इट्स कंपाउंड में आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हमारे सिलेबस में यानी अगर मैं 10th की बात करूं तो उसमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है। कौन सी? कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंबशन रिएक्शन। कंबशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। कंबशन क्या होती है? कंबशन एंड फ्लेम नाम का एक चैप्टर था। कंबशन क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं। तो अब हम कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें आज का वो है कंबशन। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की, और हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंबशन है। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस in the presence of oxygen to produce heat, light, energy। ठीक है, किसी भी फॉर्म में, चाहे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन कहते हैं। यानी कंबशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड एनर्जी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं या जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं, दे इजिली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया कोक का, यानी कार्बन का एग्जांपल लिया। जब इसे बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी जनरेट करता है। ये एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। इसी तरीके से मैं और एग्जाम्पल्स लूं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स जो है कई बार इसके एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस करने को आ जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मीथेन का। तो अगर कंबशन ऑफ मीथेन हमारे पास आ जाता है कि मीथेन कंबशन के बाद कौन से कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, तो मीथेन हमारे पास, मीथेन की कंबशन होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनर्जी विल बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, इसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। जब भी हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करें तो हमने क्या किया? हमने पहले कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। तो कार्बन यहाँ एक है, इधर भी कार्बन एक है। बैलेंसिंग वैसे फर्स्ट चैप्टर में आ चुकी है आपके। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2 और 2 4 है, तो इधर मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो मेरे पास ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? CH4 + 2O2 गिव्स राइज टू CO2 + 2H2O प्लस एनर्जी। इसी तरीके से इथेन की कंबशन अगर आप करते हो, मैं कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हो, ऐसे तो मैं रिएक्शंस लिखती जाऊंगी आपके पास। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन करने पर हाइड्रोकार्बन की कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो आपका प्रोडक्ट फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे आप इथेन की बात करो या फिर मीथेन की बात करो, प्रोपेन की बात करो। इसी तरीके से एग्जाम में और क्या पूछा जाता है? कंबशन ऑफ इथेनॉल पर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इथेनॉल की कंबशन के क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इथेनॉल को भी जब कंबशन किया जाता है, इथेनॉल को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और क्योंकि कंबशन पर इथेनॉल जो है कोई टॉक्सिक गैस जनरेट नहीं करता, इसीलिए आप आगे पढ़ोगे कि इथेनॉल को इन द फॉर्म ऑफ पावर अल्कोहल
पेट्रोल के साथ मिलाकर एक कंपोजिशन होती है 80:20 की, जो कि हम बाद में बात करेंगे इथेनॉल के टॉपिक में। तो इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है टू रन दी इंजन्स इन मैनी कंट्रीज। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पावर एल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये भी कंबशन से वही प्रोडक्ट्स बनाता है जो पेट्रोल जो है वो कंबशन से बनाता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो भी हाइड्रोकार्बन है वो एनर्जी जनरेट करता है ऑन कंबशन। यही कारण है, यही कंबशन प्रोडक्ट्स के कारण है कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है आर यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल। क्यों फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं? क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है जब इनकी कंबशन की जाती है। जैसे अगर हम बात करें, हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे। इसका कंपोनेंट क्या है? आपने पढ़ा है, इसका कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। इसका भी जो कंपोनेंट है वो क्या है? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये भी क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है, और क्योंकि इनकी कंबशन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए इनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपने एसिटाइलिन टॉर्च के बारे में सुना होगा। एसिटाइलिन टॉर्च जो है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? एसिटाइलिन मीन्स इथाइन। इथाइन की भी कंबशन करवाई जाती है विद ऑक्सीजन। और यहां पर एक बात गौर करने की है कि यहाँ इथाइन की कंबशन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, एयर के साथ नहीं, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का, तो उसमें वो परफेक्ट ऑक्सीजन जो है, जितनी सफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस इथाइन को बर्न करने के लिए, उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसलिए इथाइन की कंबशन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है इंस्टेड ऑफ एयर। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा यहाँ पर भी, और साथ में एनर्जी जनरेट होगी। और ये जो एनर्जी जनरेट होगी ये वेल्डिंग में हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। अब यहाँ इथाइन क्या है? C2H2 को इथाइन कहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर जितना भी था हमारा, हम नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स तक कर चुके हैं। साथ के साथ हम आइसोमर को भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने आइसोमर नॉमेनक्लेचर इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको एंड स्क्रीन पे इसके लिंक जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो कंबशन है, कंबशन कितने टाइप का होता है? तो वैसे तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि कंबशन के बहुत सारे टाइप हैं। रैपिड कंबशन होती है, स्लो कंबशन होती है, इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबशन होती है। लेकिन हमें उन टाइप्स की यहाँ बात नहीं करनी, हम उन टाइप्स की बात कर रहे हैं जो हम कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें, और इस टाइप से क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो नेचर ऑफ फ्लेम पे क्वेश्चन आता है कि जब कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो क्या नेचर है फ्लेम की। जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो उसका फ्लेम का कलर कैसे आता है, सूटी पार्टिकल्स किसमें आते हैं, किस तरीके से। तो टाइप ऑफ कंबशन को मैं एक डिफरेंशिएटिव मैनर में आपको करवाने जा रही हूँ। दो तरह की कंबशन है, कंप्लीट कंबशन, 8th में भी पढ़ी आपने ये कंप्लीट कंबशन, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। और इनकम्प्लीट कंबशन, ये दूसरा टाइप है हमारा, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, तो कंप्लीट कंबशन कब होती है? अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो यहां पर क्या है, कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। जब हाइड्रोकार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कंप्लीट कंबशन होती है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है कंप्लीट कंबशन में। और अगर हम बात करें इनकम्प्लीट कंबशन की तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन दिस प्रोसेस। ठीक है। जैसे मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रही हूं, मैं मीथेन का एग्जांपल लेती हूँ और मीथेन को मैंने बर्न किया
इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने जितना इसे बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड किया है। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो तो जनरेट करेगा ही करेगा ये। और अगर मैं मीथेन को, यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि अगर मीथेन को हम इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, इनसफिशियंट कर दी ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अब यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन सकता है, बैलेंस आप कर लेंगे क्योंकि बैलेंसिंग आपने फर्स्ट चैप्टर में कर रखी है, ठीक है। और साथ के साथ क्या बनता है, कार्बन और वाटर बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन ब्लैक एंड वाटर ये बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आप सभी को पता है कि ये टॉक्सिक इन नेचर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, आपने बायो में भी पढ़ा होगा ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि क्या करता है, इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, ये कैरियर है ऑक्सीजन का, मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करता है। और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, हम कहते हैं एनीमिया हो गया उसे, तो वहां पर क्या होता है, उस इंसान को क्या होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। उसका रीजन ही यही है कि वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम अवेलेबल है तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसे जल्दी से मतलब सांस फूलने लगेगी या फिर उसे चक्कर आने लगेंगे। इसी तरीके से ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जब ये जो अवेलेबल हीमोग्लोबिन है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाके कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन का वहां से कट ऑफ कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, सफोकेशन होगी। और सफोकेशन होगी और वो इंसान जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कांटेक्ट में है, अगर वो उससे जल्दी से मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं लाया जाता है तो ये जो है डेथ का कारण भी बन सकती है। कार्बन ब्लैक आपको पता है कि इनसफिशिएंट अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर दें, जैसे हम काजल बनाते हैं जिसे हम लैम्प ब्लैक कहते हैं, तो काजल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो आपने दिया जलाया है उसके ऊपर आप कोई एक बाउल टाइप रख देते हो, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और वो क्या है, वो ब्लैक कलर की कोटिंग कर देता है उसके ऊपर, जिसको हम काजल कहते हैं या फिर हम उसको लैम्प ब्लैक कहते हैं या कार्बन ब्लैक भी उसको कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कारण हो पाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। अब अगर हम ये क्लासिफाई करें कि कंप्लीट कंबशन किस में होती है और इनकम्प्लीट कंबशन किस में होती है, तो हमने दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स कौन से पढ़े हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो कंप्लीट कंबशन जो है किसकी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या करता है, ये कंप्लीट कंबशन शो करता है। और जब हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या करेगा, ये इनकम्प्लीट कंबशन शो करेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं, जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं, जब हमने एलपीजी को बर्न किया तो एलपीजी जो है, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, अभी मैं आपको बता चुकी हूं, जो कि क्या है, क्योंकि एन वर्ड आ गया, एन का मतलब सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये सैचुरेटेड है इसलिए क्या होगा, ये जो फ्यूल है ये कंप्लीटली बर्न होता है। और यहाँ पर अनसैचुरेटेड की बात करें अगर हम, तो मान लो मैंने मंदिर में एक दिया जलाया है, ऑयल को जब हमने बर्न किया या हम घी को बर्न कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें अनसैचुरेशन है, तो ये अनसैचुरेटेड है, ये कंप्लीट कंबशन इनकी नहीं हो पाती है। और जब कंप्लीट कंबशन होती है, जैसे आपने देखा है कि जब एलपीजी बर्न होता है तो किस कलर की फ्लेम, यानी फ्लेम का नेचर क्या आता है, तो फ्लेम का नेचर आता है ब्लू कलर की फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम आती है, और नो रेजिड्यू लेफ्ट, कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होता,
कोई भी रेजिड्यू वहां पर नहीं बचता है। जबकि अगर हम बात करें ऑयल, घी की यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास येलो कलर की फ्लेम आती है। आप देखोगे दिया जलाया आपने तो ब्लू कलर की फ्लेम नहीं है, येलो कलर की फ्लेम आई, येलो फ्लेम है। और साथ में क्या है, यहाँ पर ब्लैक सूटी पार्टिकल्स जो है वो अपीयर होते हैं, सूटी पार्टिकल्स अपीयर होते हैं। और ये सूटी पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर अनबर्न्ड कार्बन। ये वो कार्बन है जो जल नहीं पाया। और आपको पता है कि कार्बन ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ब्लैक कलर की डिपोजिशन जो है वो आपको दिखाई देती है, वो सूटी पार्टिकल्स हैं। यानी यहाँ पर एक सॉलिड रेजिड्यू बच रहा है आफ्टर कंबशन, जबकि यहाँ पर कोई रेजिड्यू आपको बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन किस तरीके से पेपर में आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। तो कंबशन के बेस पे आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे डिफरेंशिएशन की जा सकती है कि अगर कंप्लीट कंबशन हो रही है तो किस कलर की फ्लेम आएगी, यानी अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ब्लू कलर की फ्लेम आएगी और कंबशन, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। और जबकि अगर वो अनसैचुरेटेड है तो येलो कलर की फ्लेम अपीयर होगी और वहां पर ब्लैक कलर के सूटी पार्टिकल्स जो हैं वो अपीयर होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं दे बर्न विद अ फ्लेम। कुछ सब्सटेंसेस जब जलते हैं, जब उनकी कंबशन होती है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। तो why do certain substances produce flame? कुछ सब्सटेंसेस जब बर्न होते हैं तो वो फ्लेम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर फ्लेम की डेफिनेशन में ही है। फ्लेम क्या है, फ्लेम इज दैट पार्ट, फ्लेम क्या है, फ्लेम इज दैट पार्ट ऑफ फायर वेयर combustion of gases take place, ठीक है। जहां गैसियस मटेरियल होगा, गैसेस की जहां कंबशन होती है उसी को फ्लेम कहते हैं। तो जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो कोयला जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि आप लकड़ी के टुकड़े को जलाते हो तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी के टुकड़े में कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वेपराइज होंगे और वो वेपर का मतलब वही गैसियस कंपोनेंट आ गया, और उस वेपर को जो फायर है वो ऊपर उठती जाएगी और फ्लेम का जो है वो एक आपको पिक्चर मिलेगी। तो फ्लेम कहाँ प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा फ्लेम कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहां वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा हैं वो ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर आप पेट्रोल को बर्न करते हो तो आप देखोगे कितनी ज्यादा फ्लेम जो है उसमें प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब वो वोलेटाइल है, वो अपने आप ही, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसके वेपर्स बनते जाते हैं और उन वेपर्स को पीछा करते हुए जो फायर है वो फ्लेम का रूप ले लेती है। तो फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है, जिसमें गैसियस कंपोनेंट होता है, या फ्लेम ज्यादा किसमें प्रोड्यूस होती है, जिसमें वो गैसियस कंपोनेंट, वो वोलेटाइल कंपोनेंट की अमाउंट ज्यादा है, उसमें फ्लेम जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कंबशन, जनरली हाइड्रोकार्बन की कंबशन की बात की कि हाइड्रोकार्बन को फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हाइड्रोकार्बन को फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं, जब उसकी कंबशन की जाती है, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, जिसके कारण उसको हम क्या करते हैं, उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो फ्लेम का नेचर है, फ्लेम का कलर है, वो क्या आएगा। तो इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कंबशन रिएक्शन क्या है, कार्बन कंपाउंड्स की, वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।